हेलो क्लास 11th, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे हैं एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, नोट्स अपने बहुत अच्छे से बना रहे हैं। तो एक चीज़, जो बच्चे क्लास 10 से 11th में आए हैं, आई होप आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो टेंशन की बात नहीं है, मैं हूँ बिल्कुल। आपको कुछ भी पूछना है, आपको कैसे भी कुछ भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे बिल्कुल बताइए। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आएगी क्लास में, बिकॉज एक टॉपिक हम एक क्लास में कवर कर रहे हैं, और आपको वीडियो भी ऐसी नहीं कि बहुत लंबी है कि अरे मैम इतना सारा कैसे देखेंगे। तो यहीं पे इसी चीज़ का सॉल्यूशन ये था कि भाई अभी आपकी जो वीडियोस हैं वो आपकी 15 मिनट 20 मिनट की है। क्यों? ताकि आप टॉपिक को बहुत आसानी से समझ जाओ। एंड मैंने इतने इजी वे में आपको बताया कि मुझे नहीं लगता तो कि दिक्कत आएगी भी। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है बिल्कुल शेयर कीजिए मैम के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। चिल रहना है बस, क्लास में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। बहुत ही छोटा चैप्टर था, लेकिन अब जो चैप्टर स्टार्ट होंगे वो छोटे नहीं हैं, वो बहुत बड़े हैं। तो यहाँ पे चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण। बात की जाए इससे पहले वाली क्लास की, तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था 5 जगत का वर्गीकरण, किस बेसिस से वो 5 जगत बनाए गए थे, ठीक है। कौन कौन से थे और क्या नाम थे उनके। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये आपके 5 जगत थे, ठीक है। जाना किसमें कैसे हैं। तो अब मैंने बोला था कि इनको हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आज जगत मोनेरा को। इसका पार्ट 1 है इसका भी। क्यों? क्योंकि मोनेरा भी थोड़े बड़े हैं। अब जब आप जगतों को पढ़ोगे तो उनके थोड़े डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आप अब 10th के स्टूडेंट नहीं हैं। 9th-10th का जब बच्चा होता है, 9th में ये चैप्टर आता है आपका, जहाँ पे आप इन सबके बारे में पढ़ते हो, लेकिन बहुत छोटा सा। ये तो अरे इतना सा, लेकिन अब इतना सा नहीं होगा, अब बड़े होंगे टॉपिक, लेकिन हम बहुत इस तरीके समझेंगे। तो मोनेरा का पार्ट 1 है, क्लियर। जानेंगे यहाँ पे इसमें किस तरीके से आते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार अपना टाइम टेबल देख लीजिए। तो क्लास 11th आपकी जो क्लासेस होती हैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को होती हैं, यानी कि TTS पर शाम को 6 बजे। और जगत मोनेरा जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, चलिए अगर मैं जगत मोनेरा की आपसे बात कर रही हूँ यहाँ पे, है ना, तो 5 जगत बनाए थे। हमने ये जाना था कि 5 जगत में किस तरीके से जीवों को रखा गया है। तो क्या किसी को आइडिया है कि जगत मोनेरा में कौन से जीवों को रखा गया है? चलिए जानते हैं। तो जगत मोनेरा में बेटा याद हो तो आपको एक चार्ट मैंने बताया था कि इसमें एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, इस तरीके से आपको बनाने थे कि भाई किसमें एक कोशिकीय, किसमें बहुकोशिकीय। तो जगत मोनेरा के अंतर्गत आते हैं बेटा सारे के सारे कौन से जीव? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव, ओके। कौन से आते हैं बेटा? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। एक कोशिकीय कौन से होते हैं? जो एक कोशिका से बने होते हैं, याद कीजिए। और सारी की सारी क्रियाएं वो कहां पे करेंगे भाई? एक ही कोशिका में करेंगे, है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कि प्रोकैरियोटिक, ये भी बता चुकी हूं, यानी कि बेटा वो कैसे होने वाले हैं? अविकसित होने वाले हैं। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि मैम जगत मोनेरा में किस तरीके के जीवों को रखा गया है, ठीक है, या फिर भाई आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, कोई आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये चीज, आपको पता होना चाहिए सिंपल तरीके से, अगर एक लाइन में आंसर देना है कि जगत मोनेरा में सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल तुम्हें पता है मेनली क्या है? बैक्टीरिया, जीवाणु, क्लियर। लेकिन अब इसको भी बांटा गया है। तो यहीं पे हम जानेंगे कि भाई जगत मोनेरा जो है इसमें क्या क्या लक्षण हैं, इसके कौन कौन से लक्षण हैं, किस कैसे इसको बांटा गया, इसका वर्गीकरण कैसे किया गया, वो सब चीज। और मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, क्लास की खासियत हमारी ये होती है कि हम क्लास में पढ़ते तो हैं ही, टॉपिक तो समझते हैं, साथ ही साथ हम नोट्स भी बना लेते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा एक तरीका। फॉर एग्जाम्पल आपने सेकेंड चैप्टर के नोट्स बनाने स्टार्ट किए हैं, आपने चैप्टर का नेम डाला जीव जगत का, ठीक है, वर्गीकरण, क्लियर। क्या डाला? जीव जगत का वर्गीकरण, आपने चैप्टर का नेम डाला। अब बच्चे बार बार पूछते हैं कि मैम कैसे बनाए। और एक चीज और यार, ज्यादा डिमांड हिंदी में आ रही है कि मैम हिंदी में पढ़ाइए, बिकॉज कुछ बच्चों को इंग्लिश के टर्म्स में प्रॉब्लम आती है। तो जो बच्चे बोल रहे हैं इंग्लिश में भी स्टार्ट करो, बेटा इंग्लिश में वर्ड्स यूज हो जाएंगे, बट प्रॉपर इंग्लिश में नहीं चलेगा, बिकॉज हिंदी का बच्चा ज्यादा है। एंड अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो याद रखिएगा आपको वो टर्म्स क्लियर करने बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं नहीं कहूंगी आप इंग्लिश में मत पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, कॉन्सेप्ट जो वर्ड्स हैं उनको पढ़ो, ठीक है।
इस चैप्टर के जब आपने नोट्स में सबसे पहले आपने 5 जगत का वर्गीकरण जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया वो लिखना है। अब जो बच्चे साथ साथ नोट्स बना रहे हैं तो एक चीज उनके लिए क्या है, वो ये है कि जो आज हम पढ़ेंगे तो आप अलग से हेडिंग डालेंगे जगत मोनेरा, और जिस तरीके से आपके आज के क्लास में हेडिंग आती रहेंगी आप उस तरीके से उनको कंटिन्यू करेंगे। ओके चलो, तो जाने भाई यहाँ पे लक्षण। चलिए, तो इनमें प्रोकैरियोटिक प्रकार का कोशीय संगठन पाया जाता है। भाई हमें बहुत अच्छे से पता है मोनेरा में क्या होते हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। और प्रोकैरियोटिक जो होते हैं, है ना, प्रोकैरियोटिक जीव ये जो होते हैं बेटा कैसे होते हैं, अविकसित जीव होते हैं। और यहां पर क्या नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी कि बच्चा केंद्रक इनमें अनुपस्थित होता है। क्लियर बिल्कुल, क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। आप सोचो जब केंद्रक ही नहीं है तो क्या जिनसे केंद्रक मिलकर बना होगा वो यहाँ पे होंगे, नो, है ना, नहीं होंगे। चलो, तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर कि इनमें प्रोकैरियोटिक प्रकार का कोशिकीय संगठन पाया जाता है, अर्थात कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ। बेटा याद रखना, एक जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, ठीक है, इसको ध्यान से सुन लो एक बार, इधर लिख रही हूं मैं प्रोकैरियोटिक आपकी, ठीक, प्रोकैरियोटिक कोशिका और इधर मैं लिख रही हूं यूकैरियोटिक। ठीक है, ये रही मेरी कोशिका प्रोकैरियोटिक, ये रही मेरी कोशिका यूकैरियोटिक। केंद्रक कहां पर मिलता है बेटा, यूकैरियोट्स में मिलता है केंद्रक। प्रोकैरियोट्स में केंद्रक नहीं होता। कोशिका के अंदर बेटा क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। ये रहा यहाँ पे कोशिका द्रव्य। क्लियर। अब आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है, डीएनए। डीएनए क्या है बेटा, डीएनए जो है ये हमारा आनुवांशिक पदार्थ है। पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आनुवांशिक पदार्थ क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक पीढ़ी से जो लक्षण दूसरी पीढ़ी में जाएंगे वो कौन देखता है, डीएनए देखता है। ठीक है, अब ध्यान से, डीएनए कहां मिलता है बेटा, केंद्रक के अंदर मिलता है। कहां पर मिलता है, केंद्रक में। अब सोचो यूकैरियोट में तो केंद्रक मिल रहा है, डीएनए कहां मिलेगा, केंद्रक के अंदर। किसमें, यूकैरियोटिक में। क्लियर। लेकिन याद रखना, अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें, क्या फिर मैम वहां पे डीएनए नहीं होता, बिल्कुल होता है। लेकिन बेटा याद रखना यहाँ पे केंद्रक नहीं है, तो डीएनए केंद्रक के अंदर नहीं, यहाँ पे कोशिका द्रव्य में इस तरीके से पड़ा हुआ पाया जाता है। क्लियर। तो डीएनए किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक में पाया जाता है क्रोमेटिन धागों के रूप में। बाद में वो गुणसूत्र बनते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में इस तरीके से पड़ा होता है। ठीक है, और कहां पे, कोशिका द्रव्य में। तो ये फर्क याद रखिएगा। तो आनुवांशिक पदार्थ किसी झिल्ली द्वारा बंधा नहीं होता है, बल्कि कोशिका द्रव्य में बिखरा पड़ा रहता है। क्लियर। नेक्स्ट, इनकी कोशिका भित्ति अत्यंत कैसी होती है, सुदृढ़ होती है। इसमें पॉलीसेकेराइड के साथ अमीनो एसिड भी होते हैं। केंद्रीय झिल्ली, भाई जब केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रक झिल्ली क्यों मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश संश्लेषी। आपने देखा होगा प्रोकैरियोटिक का एक एग्जाम्पल है, कौन सा आपका, नील हरित शैवाल। ठीक है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या करती है भाई, अपना खाना खुद से बनाती है। क्यों, प्रकाश को क्या करती है, अवशोषित करती है। तो बेटा प्रकाश संश्लेषी, इसीलिए तो कहा है हम लोगों ने रसायन संश्लेषी या परपोषी होते हैं। बेटा नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया में कौन मदद करता है, बिल्कुल बेटा वहां पे हमारे मदद करते हैं बैक्टीरिया। तो कुछ सदस्य में वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की क्षमता भी पाई जाती है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे मोनेरा के बारे में। अब यहाँ पे बांटा कैसे गया, यानी कि मोनेरा जगत का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा किंगडम। क्लियर। तो भाई यहाँ पे हमने पढ़ाई की दृष्टि से इसको 4 भागों में बांटा, यानी कि ताकि इनको आसानी से पढ़ा जा सके। कैसे,
तो नंबर 1 यहाँ पे बेटा आपके हैं बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया जो होते हैं हमें पता है ये वास्तव में क्या नहीं होते हैं, पौधे नहीं होते हैं। कोशिका भित्ति यहाँ पर भी मिलती है, लेकिन अब हम बात करेंगे पौधों की, तो पौधों में भी होती है। तो पौधा हम बोलते हैं कि भाई कोशिका भित्ति जो होती है वो पौधों में पाई जाती है, जीव जंतु में नहीं पाई जाती। अब यहाँ पे बैक्टीरिया की बात करें, कोशिका भित्ति है, तो क्या ये प्लांट है? नहीं, ये पौधे नहीं होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है, ठीक है, और पादप कोशिका जो भित्ति होती है, दोनों में बहुत ज्यादा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, अब आपको वो धीरे धीरे पता लगेगा मैम क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि अभी हम मोनेरा को पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ जाएंगे तो आपको बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो क्या बात बोलिए यहाँ पे, यही बात बोलिए कि इनकी कोशिका भित्ति का जो भाई रासायनिक संगठन है वो पादप कोशिका के जो रासायनिक संगठन से बिल्कुल अलग होता है। किसकी? कोशिका भित्ति से। ठीक है, यद्यपि यह जीवाणु प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, लेकिन उनमें विद्यमान बैक्टीरियो क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल से बिल्कुल अलग होता है ना। तो भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? वो प्रकाश को अवशोषित करते हैं। पौधों में क्या मिल रहा है? क्लोरोफिल। लेकिन जो जीवाणु होते हैं, जैसे ठीक है, कुछ में जो अपना भाई खुद से खाना बना कर पाते हैं यहाँ पे, तो उनमें क्या होता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ओके, जो किससे? प्लांट वाले क्लोरोफिल से बिल्कुल अलग होता है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है भाई? हाँ जी, एक्टिनोमाइसीटीज। तो इन्हें कवकसम जीवाणु भी कहा जाता है। और ये जीवाणु कौन से हैं भाई? जिनकी संरचना कवक जाल के समान तंतुवत व शाखित होती है। एक बार ध्यान से देख लीजिए। आप बोलोगे मैम कवक के लिए तो अलग से है कवक जगत, फिर यहाँ पे क्यों? बिल्कुल चीज क्लियर होगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पहले इन्हें भी कवक ही मानते थे, लेकिन इनकी कोशिका संरचना कैसी है? कवक कैसे होते हैं बेटा? याद करो, मैंने बताया था कवक कैसे होते हैं। कवक जगत में कैसे रखे गए हैं? फंजाई जगत में कैसे है? वहां पे सारे के सारे आपके बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स को रखा गया है। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक यीस्ट है जो एक कोशिकीय, इसलिए इसको वहां रखा गया है, क्योंकि उसमें कवक के सारे वो मिल रहे हैं। लेकिन ये जो है इनके कोशिकीय संरचना बिल्कुल प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक तो है ही नहीं। इसीलिए बेटा इनको कहाँ रखा गया है? यहाँ पे। तो पहले इनको कवक ही माना जाता था, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन होने के कारण अब इन्हें क्या माना जाता है? जीवाणु माना जाता है, इनके बैक्टीरिया माना जाता है। क्लियर? पॉइंट समझ आया? तो एक्टिनोमाइसीटीज जो है, यानी कि जो कवकसम जीवाणु भी हम इनको कह देते हैं, और ये वो जीवाणु हैं जिनकी कवक जाल के समान, भाई कवक कैसे बनते हैं? पहले कवक तंतु, फिर कवक जाल, फिर कवक बनता है ना। लेकिन ये कवक की बात नहीं कर रहे अभी हम। पहले इनको भी कवक मानते थे, लेकिन जब देखी उसकी कोशिका संरचना तो वो किसके जैसे निकली? बिल्कुल वो थी प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसी। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन के कारण इन्हें अब हम बैक्टीरिया मानते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेप्टोमाइसीज इस समूह का एक महत्वपूर्ण वंश है। कवकसम जीवाणुओं की अनेक जातियों से विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक प्राप्त किए जाते हैं। आगे आ जाओ। आर्कीबैक्टीरिया सबसे पुराने बैक्टीरिया माना जाता है इनको। तो ऐसा माना जाता है कि ये प्राचीनतम यानी कि बहुत पुराने जो जीव हैं उनमें से एक है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं बेटा? आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? इसलिए इनका नाम आर्की अर्थात बैक्टीरिया रखा गया है। तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं ये बहुत ही पुराने, यानी हम कह सकते हैं प्राचीनतम है। इन्हें प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहा जाता है। जिन परिस्थितियों में ये निवास करते हैं उनके आधार पर आपका जो बेटा यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया है, ठीक है, इनको 3 समूह में बांटा गया। किस किस में? मेथनोजन, हेलोफाइल्स तथा थर्मोएसिडोफाइल्स में। क्लियर? एंड हमारा लास्ट आता है साइनोबैक्टीरिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो साइनोबैक्टीरिया साधारणतः प्रकाश संश्लेषी जीवधारी होते हैं। इन्हें पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है। संरचना के आधार पर इनकी कोशिकाओं की मूलभूत संरचना शैवालों की अपेक्षा जीवाणुओं से अधिक समानता रखती है। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर देखा जाए साइनोबैक्टीरिया, यानी कि नॉर्मली क्या होता है बेटा, अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया को आम भाषा में बोला जाता है बिल्कुल नील हरित शैवाल। हम बोल रहे हैं शैवाल, लेकिन बैक्टीरिया में क्यों? तो बेटा नील हरित शैवाल रखा गया है। इनकी समानता शैवाल से बहुत कम मिल रही है, लेकिन बैक्टीरिया से उतने ही ज्यादा इनके गुण मिले। तो क्या बात हुई कि साइनोबैक्टीरिया साधारणतः यानी कि भाई, और नील हरित शैवाल क्या करती है? अपना खाना खुद से बनाती है, प्रकाश को अवशोषित करके। तो प्रकाश संश्लेषी जीवधारी होते हैं। क्लियर? और सबसे अगर बात की जाए सफलतम यानी कि सबसे अच्छे बैक्टीरिया, तो बेटा इन्हीं को माना जाता है। तो संरचना के आधार पर इनकी कोशिकाओं की मूलभूत संरचना शैवालों की अपेक्षा जीवाणु से अधिक मिल रही थी, इसलिए तो यहाँ पे रखा है इनको मोनेरा में। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है।
ये कवक से लेकर साइकस तक अनेक जीवधारियों के साथ सहजीवी के रूप में। अब आप बोलोगे मैम सहजीवी क्या होता है? सह का मतलब क्या होता है? साथ। जीवी का मतलब जीव, यानी कि दो जीव साथ में रहते हैं। आपने सुना होगा कवक और शैवाल सहजीवी के रूप में, यानी कि दो लोग साथ रह रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है? सहजीवी मतलब दो जीव साथ में रहते हैं, एक क्रिया ये करेगा, एक क्रिया ये करेगा, दोनों मिलके एक क्रिया में क्या कर रहे हैं भाई? यहाँ पे भाग ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कवक और शैवाल, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, कवक कुछ काम करेगी, शैवाल कुछ काम करेगी, दोनों का अपना अपना काम हो गया, लेकिन दोनों साथ रहेंगे मिलके। तो जब दो जीव साथ में रहते हैं उसको बोलते हैं हम सहजीवी, जैसे आपका कवक और शैवाल। सिंपल, क्लियर। तो आज क्या जाना आप लोगों ने? मोनेरा जगत है क्या, कैसे यहाँ पे रखे गए, इनका वर्गीकरण कैसे था। अभी मोनेरा का पार्ट 1 है, आपका नेक्स्ट लेक्चर में आएगा भाई मोनेरा का पार्ट 2, ठीक है? तब हमारा मोनेरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बहुत इसी तरीके से समझ आ रहा है, पॉइंट्स आपको सारे मिल रहे हैं, तो प्लीज नोट्स को बनाते रहो अच्छे से, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बच्चा लोग, अच्छे से तैयारी करनी है। मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।